Good morning, students. This is Anand Srivastava, Humanities teacher, class 12 C. Students, this is our third lecture of book Fundamental of Human Geography, chapter 10, Human Settlement. Today we have to start the heading from page number 95, Classification of Urban Settlement. तो बच्चों, अगर आप देखो तो हम अर्बन एरियाज़ को भी अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। उसको हम पॉपुलेशन के आधार पे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के आधार पे, और वो उसका जो सेटअप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव है तो उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, उस एरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम पॉपुलेशन साइज़ के आधार पे लें तो आप क्या पाएंगे कि वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग लिमिट और क्राइटेरिया दिया हुआ है कि उस एरिया को हम अर्बन सेटलमेंट में काउंट करेंगे या नहीं। अगर आप कोलंबिया की बात करें तो वहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोग अगर रहते हैं तो वो अर्बन सेटलमेंट में काउंट हो जाता है। अर्जेंटीना और पुर्तगाल दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर 2000 से ज़्यादा लोग रहते हैं तो वो अर्बन सेटलमेंट में काउंट होता है। जबकि इसके उलट इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर 5000 लोग जब एक जगह रहते हैं तो उसे अर्बन सेटलमेंट में काउंट करते हैं। या जापान एक ऐसी जगह है जहाँ पर 30,000 लोग अगर एक जगह रहते हैं तो वहाँ पर उसे अर्बन सेटलमेंट में काउंट किया जाता है। इसके अलावा कई बारी पॉपुलेशन साइज़ के लिए वो लोग डेंसिटी ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर को भी शेयर करते हैं और उसके हिसाब से पॉपुलेशन को काउंट कर लेते हैं। कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन आपको रहती हुई मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड ऐसे कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर आबादी कम मिलती है। यहाँ पर 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आपको अगर पॉपुलेशन मिल जाती है तो आप ऐसे एरिया को अर्बन एरिया में काउंट कर लेते हैं। अब अगर बेटा हम पेज नंबर 96 पर देखें तो वो कहता है कि आइसलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर केवल मात्र 300 लोग अगर आपको मिलें तो आप उस जगह को अर्बन एरिया में काउंट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ 300 लोग भी किसी जगह रह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंडीशंस बहुत हैश हैं। जबकि कनाडा और वेनेजुएला की बात करें तो वहाँ पर 1000 लोगों के रहने पर भी उस एरिया को अर्बन मान लिया जाता है। इसी तरह से वो दूसरी हेडिंग में आपको बताएगा कि आप अर्बन एरियाज़ को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेस पर भी काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स उस एरिया में किस तरह की इकोनॉमिक प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है और वहाँ की पॉपुलेशन इकोनॉमिक प्रोडक्टिव है भी या नहीं। तो मेन थिंग ये है कि वहाँ पर हमें देखना होगा कि वहाँ पर 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसे वर्क्स में इंगेज हो जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हों। ठीक है, और वहाँ की पॉपुलेशन भी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो। इटली के अंदर आपको इसी तरह की 50% पॉपुलेशन मिलती है। जबकि आप इंडिया में बात करते हैं तो यही चीज़, यही क्राइटेरिया 75% पहुंच जाता है। देन वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। हम सभी जानते हैं कि कॉलोनियल टाइम के पहले सब जगह मोनार्कियल सिस्टम था, राजा होते थे और उनकी प्रजा होती थी। बट कॉलोनियल टाइम में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम निकल के आया। साथ ही साथ कॉलोनियल टाइम में हमें कई कैंटोनमेंट टाउन बनाने की ज़रूरत पड़ी, कई नए एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसेस बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो मोटे तौर पर ये है कि वो एरियाज़ जो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, जो कि म्यूनसिपैलिटी हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, या फिर ऐसे एरिया हैं जो नोटिफाइड काउंसिल्स हैं, ये सभी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अर्बन टाउन्स में काउंट हो जाएंगे। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट बात है लोकेशन। लोकेशन किसी भी जगह को बहुत तेज़ी से ग्रोथ दे सकती है, क्योंकि लोकेशन पर डिपेंड करता है कि उस जगह की ग्रोथ किस तरह से होगी। स्टूडेंट्स, आपने 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। उस समय पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे थे। तो बॉर्डियक्स और नैंटिस नाम के दो ऐसे पोर्ट थे जिनको बिजनेस के लिए डेवलप किया गया, बट बाद में ये ट्रायंगुलर ट्रेड के लिए जाने गए बिटवीन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप।
So location of the urban center is examined with the reference to their function. For example, सिटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ हॉलीडे रिजॉर्ट, अगर आप देखें तो वो क्लियरली बता रहा कि एक इंडस्ट्री के अंदर और एक हॉलीडे रिजॉर्ट के अंदर अगर आप बैठने के तरीके को देखें, चेयर्स को देखें, तो सब कुछ आपको अलग तरीके से मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया वो जगह उसी काम के लिए जानी जाती है, तो वहाँ के हर मटेरियल को, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके हिसाब से बनाया गया। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि आप देखें कि आपको जो स्ट्रेटेजिक टाउन्स चाहिए हैं वो डिफेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, आपको मिलिट्री सेंटर्स चाहिए हैं सी पोर्ट्स के आसपास, इंडस्ट्रियल टाउन्स की रिक्वायरमेंट है, माइनिंग टाउन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के टाउन हमारे यहाँ डेवलप होने चाहिए। इसके बाद वो बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट वर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर आप गौर करें तो ज़्यादातर पुराने ज़माने में जितने भी सेटलमेंट होते थे वो सब उन जगहों पर बनाए जाते थे जहाँ पर पानी आसानी से मिल जाता था, लेकिन आज ये समस्या ख़त्म हो चुकी है। आज लोग इसके अलावा मिनरल्स मिल रहे हैं या नहीं, वहाँ से नेविगेशन या वहाँ से लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इजी गोइंग हो पा रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों को, इन सिचुएशंस को वो देखता है और उसके हिसाब से वो वहाँ पर घर बनाने की सोचता है। अब अगर बात करें हम कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स, तो अर्बन सेंटर है तो वहाँ पर आपको कई सारे फंक्शंस मिल सकते हैं देखने के लिए। वहाँ पर रिक्रिएशनल फंक्शंस आपको मिल सकते हैं, रेजिडेंशियल हाउसेस मिल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट देखने को मिल सकता है, माइनिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप देखें तो यूरोप में शेफील्ड जो है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है और लंदन एक पोर्ट सिटी है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो बड़ी सिटीज़ होती हैं उनके अंदर ढेर सारी डाइवर्सिटीज़ होती है, फिर भी वो फंक्शन करते हैं। इसके अलावा भी एक और बात है, वो क्या है कि जो ये सिटीज़ होते हैं एक लंबे समय के बाद ये सारे के सारे सिटीज़ चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आप अगर देखें 19वीं सेंचुरी में जो फिशिंग पोर्ट्स थे इंग्लैंड में, वो अब सबके सब कन्वर्ट हो चुके हैं और टूरिज़्म के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स की बात करें तो जितनी भी नेशनल कैपिटल्स हैं वर्ल्ड के अंदर सभी कंट्रीज़ की, वो सभी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आ जाएंगे, क्योंकि उन कंट्री का ध्यान पूरा नेशनल कैपिटल से ही रखा जाता है। इसके बाद ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स की अगर हम बात करें तो ये वो टाउन्स होते हैं जहाँ से हम लोग बिजनेस करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट टाउन अगर आप देखें तो एम्स्टर्डम आपका आ जाएगा, मैनचेस्टर आ जाएगा, सेंट लुइस आ जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग आ जाएगा, बगदाद आ जाएगा, लाहौर आएगा, आगरा आएगा। आप ऐसे मान सकते हैं कि ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनीज से सारे प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो लाए जाते हैं, यहाँ रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं और उसके बाद डिफरेंट प्लेसेस पर भेजे जाते हैं। देन द टॉपिक गोज टू कल्चरल टाउन्स। सो व्हाट आर कल्चरल टाउन्स? दे आर रिलेटेड टू द religion, they have some religious value like जगन्नाथपुरी, बनारसी, जेरूसलम, मक्का। दैट मीन्स ये किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं और इनकी रिलीजियस वैल्यू होती है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसी सिटीज़ मिलेंगी जो मल्टी फंक्शन करती हैं और हेल्थ और रिक्रिएशन के अलावा भी कई सारे वर्ग वहाँ आपको एक साथ होते हुए मिल सकते हैं। जैसे कि मियामी और पनाजी है, ये रिक्रिएशन के लिए जाना जाएगा, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग और जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन के तौर पर जाना जाएगा। जबकि अगर आप बात करें माइनिंग के बारे में तो धनबाद और ब्रोकन हिल्स के जाना जाएगा, और ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सिंगापुर और मुगल सराय की हमें बात करनी है। स्टूडेंट, दिस इज आवर थर्ड लेक्चर। इन फोर्थ लेक्चर वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।